छात्रों नमस्कार, मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का अपने YouTube चैनल केवी बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था अलैंगिक जनन की विधियाँ, और अलैंगिक जनन की विधियों को अपन ने दो भागों में बांटा था। एक तो था एगैमोस्पर्मी, दूसरा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन को भी अब हमने दो भागों में बांटा था। एक तो था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है वो 4 विधियों से मैंने आपको बताया था कि तने के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है, पर्ण के द्वारा होता है, और कुछ विशिष्ट रचनाएं जिन्हें जननांग कहते हैं, जिन्हें पत्र कलिकाएं कहते हैं, जिन्हें बुलबुल कहते हैं, उनके द्वारा होता है। आज अपन इस क्लास में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में बात करेंगे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो, कृत्रिम अर्थात मानव द्वारा निर्मित ये जितनी भी विधियां हैं वो मानव निर्मित विधियां हैं। कैसी हैं? मानव निर्मित विधि है। और आपको पता है कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि पादप के कायिक भाग से पादप के कायिक भाग जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पर्ण हो सकती है या कलिका हो सकती है, और पादप के कायिक भाग से नए पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? नए पादप के कायिक भाग से नए पादप का निर्माण होता है कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत। लेकिन ये है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और कृत्रिम का मतलब है मानव निर्मित विधियां। ये क्या है? मैन मेड विधियां हैं। इन्हें अपन बागवानी की विधियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागवानी की विधियां, हॉर्टिकल्चर की विधियां भी कहते हैं, क्योंकि जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो बागवानी में उन्नत किस्म के आर्थिक महत्व के कम समय में अधिक संख्या में पादप प्राप्त करने के लिए काम में ली जाती है। ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसके द्वारा उन्नत किस्म के पादपों का विकास किया जाता है, आर्थिक महत्व के पादपों का विकास किया जाता है, कम समय में अधिक बड़े पादप प्राप्त हो जाते हैं और अधिक संख्या में पादप प्राप्त हो जाते हैं। बिना बीज के पादप के कायिक भागों से जड़, तना, पर्ण, कलिका से इसका निर्माण हो जाता है, नए पादपों का निर्माण हो जाता है। अब ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है विशेषकर वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में किया जाता है। इसमें किया जाता है, वर्षा ऋतु में किया जाता है। इसके अलावा ये जो विधियां हैं बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में भी, बसंत
ऋतु में स्प्रिंग सीजन में भी क्या की जाती हैं, उपयोग में ली जाती हैं। अर्थात इस विधि के द्वारा या इन विधियों के द्वारा वर्षा ऋतु में और बसंत ऋतु में पादप के कायिक भागों से आर्थिक महत्व के उन्नत किस्म के कम समय में अधिक संख्या में क्या किए जाते हैं, पादप प्राप्त किए जाते हैं। अब इसकी कई विधियां हैं। जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है उसको अपन मुक्त या इसकी जो विधियां हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक, अब सुनो, जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से हो सकता है। उन प्रकारों का मैं पूरा एक आरेख बना रहा हूं। देखो, जो पहला है वो है कर्तन, जिसे अपन कटिंग क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। अब ये जो कटिंग है वो 2 प्रकार की होती है, या कर्तन के अंतर्गत या कर्तन करते हैं वो 2 प्रकार से करते हैं। एक तो करते हैं स्टेम कटिंग और दूसरा करते हैं रूट कटिंग। ठीक, इसमें बताऊंगा डिटेल से मैं आपको। पहले आप एक आरेख बना देता हूं जिससे पूरी विधि आपके दिमाग में बने रहे। जो दूसरी विधि है वो है दाब लगाना या स्तरण। दाब लगाना या उसको अपन लेयरिंग क्या कहते हैं, स्तरण कहते हैं। और इसके अंतर्गत भी 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। एक तो है टीला दाब, टीला दाब लगाना, जिसे अपन माउंड लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टीला दाब लगाना, माउंड लेयरिंग। और दूसरी होती है वायु दाब या गुट्टी लगाना। वायु दाब या गुट्टी लगाना। वायु दाब या गुट्टी लगाना, एयर लेयरिंग या गुट्टी, एयर लेयरिंग या गुट्टी। अब जो तीसरी विधि है वो है रोपण ग्राफ्टिंग। तीसरी है रोपण या इसे अपन अध्यारोपण, रोपण या अध्यारोपण, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। इन सब में जो सबसे अच्छी विधि है वो है, इन तीनों में जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो रोपण या अध्यारोपण माना जाता है। और जो रोपण या अध्यारोपण है वो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। एक है विप या जीवी या जिव्यारोपण, जिव्यारोपण टंग ग्राफ्टिंग, जिसे अपन स्लाइस या विप या टंग ग्राफ्टिंग। इसकी जो दूसरी विधि है वो है खच्चर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग। खच्चर रोपण, जिसे अपन वेज
ग्राफ्टिंग कहते हैं। और जो तीसरी विधि है वो है क्रिट या मुकुट रोपण। क्रिट या मुकुट रोपण, क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग। और जो चौथी विधि है वो है कलिका रोपण। कलिका रोपण, जिसे अपन क्या कहते हैं, बर्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मैंने आपको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की मुख्य 3 विधियां बताई। जो सबसे पहली विधि है वो कर्तन है। कर्तन में क्या किया जाता है कि जो प्रवर्ध होता है या जो प्रोपीग्यूल होता है उसको काट कर जमीन में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। जो दूसरी विधि है वो दाब लगाना। इसमें जो प्रवर्ध होता है उसको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है मिट्टी में। और जो तीसरी विधि है रोपण या अध्यारोपण। रोपण का मतलब होता है जैसे ये भाग है इसको अपन रख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रोपित कर रहे हैं, अध्यारोपित कर रहे हैं। तो इसमें इस विधि में क्या किया जाता है, जो कलम होता है उसको स्कंद पर रोपित किया जाता है, जो कि 4 प्रकार से होता है। स्लाइस, विप या टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और बर्ड ग्राफ्टिंग। अब इन सब के बारे में 1 बाय 1 अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में, कर्तन के बारे में। किसके बारे में? कटिंग के बारे में, कर्तन के बारे में। कर्तन, कटिंग, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये जो कर्तन है एक विधि है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। इसकी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। और इस विधि के अंतर क्या किया जाता है, जो पादप होता है और पादप का जो कायिक भाग है, पादप का कायिक भाग क्या हो सकता है, जड़, तना, पर्ण। ना जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पर्ण हो सकता है। और उस कायिक भाग को काट कर क्या करके, काट कर क्या कर देते हैं, जमीन में रोपित कर देते हैं। जमीन में रोपित कर दिया जाता है। देखो पूरे भाग को कैसे करेंगे वो उसके आगे है कि तना है तो कैसे करेंगे, जड़ है तो कैसे करेंगे। लेकिन जो पादप का कायिक भाग जड़ है, तना है या पर्ण है, ये तीनों क्या कहलाते हैं, जिसका भी चुनाव किया वो इनमें से क्या कहलाएगा, प्रोपेग्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवर्ध कहलाता है। प्रवर्ध कहलाता। ठीक, प्रवर्ध को काट कर जमीन में रोपित कर दिया जाता है। ठीक, कुछ समय बाद 1 सप्ताह भी लग सकता है, 2 सप्ताह भी लग सकता है, 3 सप्ताह भी लग सकते हैं, 4 सप्ताह भी लग सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई। अब ये 2 प्रकार से होता है। देखो कर्तन में प्रवर्ध के रूप में जड़ को काम में लिया जा सकता है, तने को काम में लिया जा सकता है, लेकिन पर्ण को प्राय काम में नहीं लेते। ठीक, लेकिन सर्वाधिक जो काम में लिया जाता है वो तने को काम में लिया जाता है। जो कर्तन है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से कर्तन है, वो 2 प्रकार से होता है। एक तो है स्टेम कटिंग, स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन
स्टेम कटिंग, ठीक। और जो दूसरा है वो है जड़ कर्तन, रूट कटिंग। देखो अपने पास सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक अच्छे पादप का चुनाव किया, उच्च गुणवत्ता वाले पादप का चुनाव किया। जिस जाति के अपन पादप प्राप्त करना चाहते हैं उसका आपने एक पादप का चुनाव किया, और उस पादप का चुनाव करने के बाद सबसे पहले अपन प्रवर्ध का चुनाव करते हैं। यहाँ पर जो प्रवर्ध होता है वो दो लिए जा सकते हैं। एक तो क्या लिया जा सकता है, तना लिया जा सकता है, जड़ लिया जा सकता है, लेकिन पर्ण को काम में नहीं लेते। और इनमें भी सर्वाधिक किसका चुनाव किया जाता है, तने का चुनाव किया जाता है। देखो इसमें विधि में क्या करते हैं, जो तना होता है पहले आपने पादप का चुनाव किया, कि अब पादप से आपने किसका, तने का या किसी शाखा का चुनाव किया। अब यहाँ पर जो तना या जो शाखा है वो क्या कहलाएगी, प्रवर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोपिग्यूल कहलाती है, ठीक। अब इसको तने या शाखा को आपने क्या किया, छोटे छोटे उपयुक्त आकार की, उपयुक्त आकार के टुकड़ों में काट कर क्या कर दिया, जमीन में रोपित कर दिया, जमीन में रोपित कर दिया, ठीक। पादप लिया, पादप का चुनाव किया, उसे तने या शाखा का चुनाव किया, जो क्या कहलाएगा, प्रवर्ध कहलाएगा। उसकी एक उपयुक्त आकार के टुकड़े को काट कर जमीन में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि जो प्रवर्ध आपने लिया कम से कम उसमें 3 से 4 क्या होनी चाहिए, पर्व संधि होनी चाहिए। जिसे अपन जमीन में दबाते हैं, जमीन में रोपित करते हैं, उस भाग में कम से कम क्या होनी चाहिए, 3 से 4 पर्व संधि होनी चाहिए। 3 से 4 क्या होने चाहिए, नोड होने चाहिए। अब सुनो, जैसे कि मैं आपको चित्र के द्वारा बता रहा हूँ, मान लिया ये है गन्ना, और जो गन्ना होता है इस प्रकार का है। ये गन्ना, जो गन्ना होता है वो पर्व एवं पर्व संधि में क्या होता है, विभेदित होता है। क्या होता है, पर्व एवं पर्व संधि में विभेदित होता है। इस प्रकार की आपने उसमें रचना देखी होंगी। अब इसको अनुप्रस्थ रूप से क्या करते हैं, जमीन में दबाते हैं। जब इसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो नीचे की ओर तो क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं, और ऊपर की ओर किसका विकास होता है, नव प्ररोह का विकास होता है। तो क्या बन गया, एक पादप का निर्माण हुआ या नहीं, ठीक। इस प्रकार पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो कर्तन है या स्तंभ जो कटिंग है वो कौन कौन से पादपों में की जाती है, ये की जाती है, गन्ना में की जा सकती है, ठीक। अंगूर में की जा सकती है, अंगूर में की जा सकती है। इसके अलावा गुलाब, बोगेनविलिया में ये जो विधि है वो काम में ली जाती है। बहुत इजी विधि है। इसमें स्तंभ कर्तन, तने को काटकर, उपयुक्त आकार के तने को काटकर जमीन में रोपित कर दिया जाता है। जमीन में उसे इस प्रकार दबाते हैं, कम से कम 3 से 4 पर्व संधि कहाँ होनी चाहिए, जमीन के अंदर। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर उस पर्व संधि से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ों का एडवेंटियस रूट का विकास होता है, और ऊपर की ओर नव प्ररोह का क्या होता है, विकास होता है, ठीक। इसी प्रकार पर बात करते हैं जड़ कर्तन की बात। देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिया था बेटा, पादप, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे अपन,
एक पादप लेते हैं, ठीक, पादप से जड़ का चुनाव किया और जड़ यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रोपेग्यूल कहलाएगा, प्रोपेग्यूल कहलाएगा, ये प्रवर्ध कहलाएगा। इसके उपयुक्त आकार की जड़ को या उपयुक्त आकार की जड़ को ऊर्ध्व स्थिति में, कौन सी स्थिति में, ऊर्ध्व स्थिति में जमीन में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। ठीक, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो जड़ होती है उसको हमेशा और हमेशा कौन सी स्थिति में, ऊर्ध्व स्थिति में क्या करते हैं, रोपित करते हैं, क्योंकि जड़ तो उसमें है लेकिन विकास किसका करना है, प्रहरों का विकास करना है। मान लिया ये आपकी क्या है, मृदा है, इसमें आपने जड़ दबाई, ये जड़ है, तो क्या होगा कि ये जड़ आपने दबाई तो इसमें जब इसे अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो ऊपर की ओर किसका विकास होता है, नव प्रहरों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, आपके पास आपको क्या प्राप्त हो गया, नया पादप प्राप्त हो गया। ये जो विधि है रूट कटिंग, जो विधि है वो प्राय नींबू में, ये जो विधि है वो प्राय नींबू में अपनाई जाती है। नींबू के अलावा अमरूद, सेब, चेरी आदि में क्या की जाती है, विधि अपनाई जाती है। जो जड़ कर्तन है वो नींबू में, अमरूद में, सेब में, चेरी में किया जाता है। जो तना कर्तन है वो गन्ना में, अंगूर में, गुलाब में, बोगनविलिया में किया जाता है। अब सुनो, देखो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रवर्ध का चुनाव। यहाँ पर भी आपको यही ध्यान रखना है, जो जड़ आपने दवाई है उसमें क्या होनी चाहिए, पर्व संधि होनी चाहिए। ठीक, अब सुनो, कर्तन करते समय, कटिंग करते समय अपन को कुछ सावधानी रखनी है। क्या रखनी है, सावधानी रखनी है। जो सबसे पहली जो सावधानी है वो है प्रवर्ध की लंबाई। जो प्रवर्ध है, जो प्रोपेग्यूल है, चाहे तना हो चाहे जड़ हो, वो उपयुक्त आकार का होना चाहिए। इतना नहीं कितना सा ले लिया या आपने इतना लंबा ले लिया, एक उपयुक्त आकार का होना चाहिए। ठीक, दूसरा है मात्र पादप की आयु। मात्र पादप की आयु, देखो यहाँ पर मात्र पादप की आयु इस पादप से है जो आपने उपयुक्त गुण वाला या जिस जाति का आप पादप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका चुनाव किया आपने, उसकी जो नया पादप नहीं होना चाहिए, नवोद्भिद पादप नहीं होना चाहिए, ना एंजिन वाला पादप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बूढ़ा पादप भी नहीं होना चाहिए, अर्थात बीज की अवस्था का क्या होना चाहिए, पादप होना चाहिए। अर्थात मात्र पादप की आयु भी इसमें कर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा रोपाई का वातावरण, जब इसे रोपित किया जाता है तो वातावरण का भी ध्यान रखा जाता है। विशेषकर जो कर्तन है, ये जो कर्तन विधि है वो रेनी सीजन में की जाती है। कौन सी सीजन में, रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में ये विधि काम में ली जाती है। गर्मियों में ये विधि नहीं की जा सकती, सर्दियों में ये विधि काम में नहीं ली जा सकती। अर्थात इस विधि के द्वारा यदि आप पादप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कौन से सीजन का चुनाव करना पड़ेगा, तो वर्षा ऋतु का। ठीक, कर्तन करते समय प्रवर्ध की लंबाई, मात्र पादप की आयु, रोपाई का वातावरण का ध्यान रखना है। तना कर्तन आप समझ गए होंगे कैसे किया जाता है, जड़ कर्तन आप समझ गए होंगे कैसे किया जाता है।
ठीक, अब मैं बात करता हूं इसकी दूसरी विधि, जिसे अपन क्या कहते हैं, दाव लगाना। दाब लगाना या स्तरण, लेयरिंग। देखो, दाब लगाना, स्तरण या लेयरिंग, तो इस विधि में क्या किया जाता है कि जो पादप है, जो पादप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको मुख्य पादप से अलग करने से पहले, मुख्य पादप से अलग करने से पहले अपस्थानिक जड़ों के विकास को, अपस्थानिक जड़ों के विकास को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। क्या किया जाता है, जो पादप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें पहले अपन क्या करेंगे, अपस्थानिक जड़ों का विकास करते हैं, और जब अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है तो जो नया बना पादप है उसको मात्र पादप से काट कर क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। देखो, इसकी दो विधियां हैं, उन विधियों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आरेख में भी बताया था। ठीक, एक है टीला दाव, टीला दाव, माउंड लेयरिंग। क्या करना, टीला बनाना है, ठीक, माउंट लेयरिंग करनी है। ये जो विधि है, इसके एग्जाम्पल के बारे में पहले बात करेंगे अपन। चमेली है, मोगरा है और स्ट्रॉबेरी, इन पादपों में माउंट लेयरिंग की जाती है। अब ये कैसे की जाती है, दूसरी विधि का भी नाम लिख देता हूं मैं। तो दूसरी विधि है वो है वायु स्तरीय दाव या गुट्टी लगाना, वायु स्तरीय दाव या गुट्टी लगाना, जिसे अपन एयर लेयरिंग कहते हैं। ठीक, पहले अपन बात करते हैं माउंट लेयरिंग के बारे में। देखो, आपने मोगरा का पादप देखा होगा। जो मोगरा का पादप है, शाकीय पादप होता है। इसकी जो जड़ें होती हैं मोगरे की, वो नीचे की ओर जमीन के अंदर इस प्रकार की, और ये होता है इस प्रकार का होता है पादप। ठीक, ये मान लिया पुष्प है। ये मैंने एक मोगरा का प्रारूपिक पादप बनाया है, जिसमें आपको पर्णी भी दिख रही है, तना भी दिख रहा है, और क्या दिख रही है, जड़। ये इसकी शाखा है। ठीक, ये इसकी जड़ है, ये रूट है। ये क्या है, रूट। ये इसकी क्या है, शाखा, स्टेम। ठीक, ये इसकी क्या है, लीफ। अब क्या करते हैं, ये पूरा जमीन है, अपना भूमि है, तो इसमें क्या किया जाता है, टीला दाव में जो आसपास की शाखाएं हैं उनमें से शाखा को इस प्रकार मोड़ा जाता है। ये जो शाखा है अपन उसको इस प्रकार मोड़ते हैं, इस प्रकार
प्रकार मोड़ते हैं, और मोड़ते समय ये भी ध्यान रखना है वो टूटनी नहीं चाहिए। ठीक, इसका जो पैरों भाग है वो जमीन से बाहर निकला रहे। आपने क्या किया, थोड़ा सा गड्ढा खोदा, उसमें इस प्रकार दबाया, टूटे नहीं। लेकिन दबाते समय ये भी ध्यान रखना है कम से कम उसमें 2 से 3 क्या होनी चाहिए, पर्व संधि होनी चाहिए। अब सुनो, इस पर क्या किया जाता है, मिट्टी ढक दी जाती है। ठीक, आपने क्या किया, इसको मिट्टी से ढक दिया और मिट्टी को फिर इस पर क्या डाल दिया, पानी, या मिट्टी को क्या कर दिया, गीला। ठीक, जब कुछ दिन बाद देखोगे आप, लगभग 3 से 4 सप्ताह के बाद क्या होता है, जो भाग जमीन के अंदर है वहां पर पर्व संधियों से क्या निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ों का क्या होता है, विकास होता है। इसका विकास होता है, अपस्थानिक जड़ों का विकास। जब आपने इसको मोड़ा था तो उसमें अपस्थानिक जड़ नहीं थी। अब क्या हुआ, देखो तना आपके पास है, पर्ण आपके पास है, अपस्थानिक जड़ों का विकास हो गया। अब इसको मात्र पादप से काट कर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। एक स्वतंत्र पादप का क्या, बिना बीज के तने के द्वारा स्वतंत्र पादप का क्या हो गया, निर्माण हो गया। देखो अब बात है इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखा जाता है, सीधा सीधा लिखना है कि जो पादप होता है उसकी आसपास की या जमीन के पास वाली शाखा को इस प्रकार मोड़ते हैं कि कम से कम 2 से 3 पर्व संधि जमीन के अंदर दब जाए और शेष भाग जमीन से बाहर निकला रहे। अब जो दबा भाग है उस पर मिट्टी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, लगातार उसको नम बनाए रखा जाता है, गीला बनाए रखा जाता है। 2 से 3 सप्ताह के बाद दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ों का क्या होता है, विकास होता है। इस पादप को मुख्य पादप से, मात्र पादप से क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और अपन को क्या प्राप्त हो गया, नया पादप प्राप्त हो गया। ठीक, दूसरी विधि की बात करते हैं, वायु स्तरीय दाब या गुट्टी लगाना। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें। ये जो विधि है वो प्राय किसमें काम में ली जाती है, वृक्षों में काम में ली जाती है, क्योंकि जो वृक्ष के जो तने होते हैं उनको अपन नीचे जमीन की ओर नहीं मोड़ सकते, इसलिए वायु स्तरीय दाब किया जाता है। क्या है, अनार है, संतरा है, ठीक, अमरूद है, लीची है। इनमें ये जो विधि है वायु स्तरीय दाब या गुट्टी अनार में, संतरा में, अमरूद में, लीची में काम में ली जाती है। अब सुनो, मैं आपको एक प्रारूपिक बना रहा हूँ पादप। ये मान लिया एक पादप है, ठीक, वृक्षीय पादप है। बहुत सारे इसमें शाखाएं हैं, मैं केवल यहाँ पर 2 शाखा दर्शा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, ये आपने सबसे पहले क्या किया, एक उपयुक्त पादप लिया, पादप की अच्छे गुण वाले पादप की पहचान की और चाहते हो कि हमें इसे एक पादप प्राप्त करना है, और वो भी किसके द्वारा, गुट्टी के द्वारा या वायु स्तरीय दाब के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन को एक आवश्यकता होती है चाकू की। देखो, चाकू के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी छाल को, एक स्थान से इसकी छाल को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है।
ठीक है, अपन ने गोलाई में क्या कर दिया, एक स्थान से इसकी छाल को हटा दिया। अब छाल को हटाने के बाद चाहे तो आप इसमें चीरा लगा सकते हैं। देखो, छाल को हटाने के बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर या तो अपन गीली मिट्टी या रुई, या तो इस पर क्या, गीली मिट्टी या रुई या मोश, जो ब्रायोफाइट्स हैं वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर लपेट दिया जाता है। ठीक, चारों ओर से लपेटने के बाद इस पर बांधी जाती है पॉलीथीन। क्या बांधी जाती है, पॉलीथीन बांधी जाती है, और ऊपर एक पात्र लटका दिया जाता है। एक पात्र लटका दिया जाता है, उस पात्र में से जो बूंद बूंद करके पानी छोड़ा जाता है, जिससे ये भाग जो मिट्टी है या जो रुई है, जो मोश है, वो क्या रहे, हमेशा गीला बना रहे, नम बना रहे। सॉरी। अब क्या होता है कि आपको पता है, अपन ने छाल हटाई, छाल वास्तव में क्या है, उसका फ्लोम है। क्या है, जब ये पर्णय प्रकाश संश्लेषण करेंगी तो भोजन निर्मित होगा, वो इधर आएगा, यहाँ पर इकट्ठा होता है, और जब इसे क्या मिलता है, नमी मिलती है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, अपस्थानित जड़ों का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लगभग 4 से 8 सप्ताह के बाद इस कटे हुए भाग से, ढके हुए भाग से अपस्थानिक जड़ों का क्या होता है, निर्माण होता है। अपस्थानिक जड़ें इसमें आ चुकी हैं, तना पर्ण पहले से थी, बाद में इसको मात्र पादप से क्या कर दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और अपन को इस जैसा मात्र पादप था वैसा ही गुणों वाला आपको कम समय में बिना बीज के नए पादप का क्या हो गया, निर्माण हो जाता है, या निर्माण हो गया। ठीक है भाई। इसके बाद अपन बात करते हैं जो तीसरी विधि है, कौन सी, जो कि अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीसरी विधि है, वो कलम रोपण है, जिसे अपन रोपण या क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक, आशा करता हूँ ये दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। देखो, वायु स्तरीय लाभ में बेटा क्या किया जाता है, मिट्टी को ऊपर ही ले जाते हैं, क्योंकि उसे नीचे में ही मोड़ सकते, लेकिन टीला दाब में क्या करते हैं, तो शाखा है उसको नीचे ही मोड़कर मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, एक भाग को, लेकिन जो भाग दबाया जाता है उसमें कम से कम 3 से 4 क्या होनी चाहिए, पर्व संधि होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, रोपण के बारे में, ग्राफ्टिंग के बारे में। दाव लगाने के लिए भी जो उपयुक्त सीजन होता है वो कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। क्या होती है, वर्षा ऋतु होती है। ठीक, अगली विधि की, तीसरी विधि की बात करते हैं अपन, और जो तीसरी विधि है वो है रोपण। रोपण भी कहते हैं इसको, अध्यारोपण भी कहते हैं, और इंग्लिश में ये ग्राफ्टिंग के नाम से, किसके नाम से, ग्राफ्टिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। और ये बागवानी में, हॉर्टिकल्चर में ये विधि बहुत अधिक काम में ली जाती है। ठीक है, बागवानी में अधिक काम में ली जाती है। इस विधि को कौन सी ऋतु में अपनाया जाता है, अधिकांश बसंत ऋतु में अपनाया जाता है। देखो, इस विधि की विशेषता क्या है, इस विधि की सबसे मुख्य विशेषता है कि 2 पादप के गुणों को, 2 पादपों के गुणों को एक ही पादप में समावेशित किया जा सकता है।
दो पादप हैं, दो अच्छे गुण वाले पादप हैं और आप चाहते हो कि दोनों गुण एक ही पादप में आ जाएं, उसके लिए आपको कौन सी विधि काम में लेनी पड़ेगी? रोपण या अध्यारोपण काम में लेनी पड़ेगी। देखो इस विधि में क्या करते हैं कि दो अलग अलग पादप हैं। क्या हैं? दो अलग अलग पादप हैं, उनके हिस्सों को जो भी है उनके हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वो दोनों एक ही पादप के रूप में क्या करें? वृद्धि कर सकें। अर्थात इसमें अपन दो पादपों को जोड़ते हैं, दो भागों को जोड़ते हैं। देखो जिसका रोपण किया जाता है, जिसका रोपण किया जाता है, ठीक, एक टर्म है जिसका रोपण, जिसका रोपण किया जाता है और जिस पर रोपण किया जाता है, जिस पर रोपण किया जाता है, जिसका रोपण किया जाता है वो तो कहलाता है कलम। क्या कहलाता है? श्योन क्या कहलाएगा? कलम। ठीक, जो कलम होता है वो उच्च गुण वाला होता है। ये कैसा होता है? उच्च गुण वाला होता है और ऊपरी भाग होता है। कौन सा भाग होता है? ऊपरी भाग होता है। अब जिस पर रोपण किया जाता है, जिस पर रोपण किया जाता है वो कहलाता है स्कंद। क्या कहलाता है? स्कंद कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। ये जो स्कंद है वो निम्न गुण वाला होता है। कैसा होता है? निम्न गुण वाला होता है और ये जो स्कंद है वो उस पादप का आधार का क्या करता है? कार्य करता है, अर्थात आधार को बनाने का। जैसे ये है अपने पास दो भाग, चलो मैं इनको ले लेता हूं, एक रेड है और एक ब्लू है। देखो जिसको रोपित किया जाता है, इसको रोपित कर रहा हूं मैं इस पर, अब ये क्या कहलाएगा? कलम, श्योन कहलाता है। जिस पर रोपित किया जाता है इस पर अपन क्या कर रहे हैं? रोपित, तो ये क्या कहलाएगा? स्कंद। अर्थात इनको जोड़ना है। इस प्रकार ये दोनों एक ही पादप के रूप में क्या करें? वृद्धि करें। नीचे वाला स्कंद, ऊपर वाला कलम, इन दोनों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों एक ही पादप के रूप में वृद्धि करें। तो उस विधि को अपन क्या कहते हैं? रोपण या अध्यारोपण ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है कि पादप का वह भाग जिसका रोपण किया जाता है वो क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। जिस पर रोपित किया जाता है ये क्या कहलाएगा? स्कंद कहलाता है। ये निम्न गुण वाला होगा, ये आधार का कार्य करता है, ये ऊपर का भाग होता है। जिस पादप को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी आपको क्या लेनी पड़ेगी? कलम लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब सुनो भी, इसमें जो स्कंद और कलम है इनको इस प्रकार जोड़ते हैं कि दोनों एक ही पादप के रूप में वृद्धि करें। अब जोड़ने के लिए मुख्य शर्त है कि इन दोनों का व्यास क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लेकिन कुछ अन्य विधियों में स्कंद का जो व्यास है वो क्या हो सकता है? अधिक हो सकता है। देखो स्कंद का मजबूत होना क्या है? आवश्यक है। ये जो विधि है रोपण या अध्यारोपण उन्हीं पादपों में काम में ली जाती है जिन पादपों में क्या होती है? एधा होती है, कैम्बियम होती है। अर्थात ये द्विबीज पत्रियों में ही काम में ली जा सकती है, एक बीज पत्रियों में काम में नहीं ली जाती। क्योंकि एक बीज पत्रियों में प्राय अपवादों को छोड़कर प्राय किसका अभाव होता है? एधा का क्या होता है? कैम्बियम का क्या होता है? अभाव होता है। जो एधा है विभज्योत की कोशिकाओं की परत होती है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों की जो एधा है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। ठीक, एक दूसरे के संपर्क में आती है, दोनों जुड़ जाती हैं। दोनों जुड़ जाती हैं तो फिर दोनों क्या होती हैं? विभाजित होती हैं।
ठीक। और जब दोनों विभाजित होना प्रारंभ कर देती हैं तो नई पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इस विधि के द्वारा आर्थिक महत्व के पादपों का निर्माण किया जाता है। जो अध्यारोपण है या रोपण है वो विशेषकर गुलाब में, आम, जो आपने कलमी आम नाम सुना होगा, गुलाब है, आम है, अमरूद, सेब, नींबू, इनमें ये जो विधि है कौन सी, रोपण या अध्यारोपण विधि काम में ली जाती है। दोबारा से सुन लो, ये टर्म्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि कलम किसे कहते हैं, पादप का वह भाग जिसे स्कंद पर रोपित किया जाता है क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। ठीक। स्कंद किसे कहते हैं कि पादप का वह भाग जिस पर कलम को रोपित किया जाता है, जो आधार का क्या करता है, कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, स्कंद कहलाता है। अब इस रोपण की कुछ विधियां हैं, उन विधियों के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे ना। तो रोपण है वो बागवानी में काम आती है, बसंत ऋतु में काम आती है। ठीक। और जिनमें एड़ा होती है उनमें ही की जा सकती है। ठीक है। और इसके दो भाग आपको मैंने बताए, एक तो क्या, कलम और स्कंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग हैं। इन दोनों को क्या किया जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है। सबसे पहली जो विधि लेते हैं अपन, वो लेते हैं विप जीभी या जिभ्यारोपण, टंग ग्राफ्टिंग, विप, स्लाइस या टंग ग्राफ्टिंग। देखो इसमें क्या करते हैं, एक तो अपन ने ये ली, ये अपने पास है कलम, क्या है, और ये अपने लिया, क्या लिया, स्कंद। ठीक। नीचे वाला क्या है, ये स्कंद, और ये क्या है, कलम। अब क्या करते हैं, सबसे पहली बात सावधानी आपको क्या रखनी है कि दोनों क्या होने चाहिए, समान व्यास के होने चाहिए। अब क्या करते हैं कि स्कंद है, इसमें अपन चीरा लगाते हैं, वी आकार का क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं। इस प्रकार अपन चीरा लगाते हैं। ठीक। इस प्रकार का अपन ने क्या किया, उस पादप पे क्या लगा लिया, चीरा लगा लिया, और इसको भी इसी प्रकार से काटा जाता है। देखो इसको किस प्रकार से काटेंगे अपन, इस प्रकार से काटेंगे। ठीक। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब देखो कैसे जोड़ते हैं, इस प्रकार इसको काटा और इस प्रकार इसको क्या कर देते हैं, इसमें व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक। अब व्यवस्थित करने के बाद इन दोनों को किसी फच्चे की सहायता से या तख्ती की सहायता से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। बांधने के बाद लगभग 4 से 8 सप्ताह के बाद क्या होगा, इन दोनों की इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इन दोनों की एधाएं आपस में क्या रहें, संपर्क में। जब एधा आपस में संपर्क में रहेंगी तो विभाजित होना क्या करेंगी, प्रारंभ करेंगी, और आपको 2 पादप आपस में जुड़ गए और एक पादप का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अर्थात दोनों पादपों के जो गुण हैं वो किस में आ गए, एक पादप में आ जाते हैं। अब सुनो, जो दूसरी विधि है वो है
खच्चर रोपण वेज ग्राफ्टिंग, खच्चर रोपण वेज ग्राफ्टिंग। देखो इस विधि में क्या किया जाता है, वही सर जो कलम है और जो स्कंद है उनका व्यास क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कलम और स्कंद का जो व्यास है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, जो स्कंद है देखो ये वाला भाग, जो नीचे वाला भाग है जो आधार का कार्य करता है, उसमें अपन क्या करते हैं, वी आकार का चीरा लगाते हैं। क्या करते हैं, वी आकार का क्या लगाएंगे, चीरा। और जो कलम है उसमें बीज आकार में उसको काटते हैं। कैसे काटते हैं, बीज आकार में उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। अब इन दोनों को इस प्रकार क्या कर देते हैं, बांध दिया जाता है। ठीक है, नम करके इनको बांध दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद इनकी जो वेदिकाएं हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और दोनों पादपों के जो गुण हैं वो एक ही पादप में आ जाते हैं। ठीक है, अब जो तीसरी विधि है वो है कौन सी, कृट या मुकुट रोपण। कृट या मुकुट रोपण, मैं उधर बना रहा हूं इसको। ठीक है भाई, तीसरी विधि आपकी है किरीट या मुकुट रोपण। ठीक है, क्राउन ग्राफ्टिंग। कौन सी विधि, क्राउन। देखो इस विधि में एक शर्त नहीं है कि स्कंद और कलम समान व्यास के होने चाहिए, है ना। कलम और स्कंद, जो स्कंद है वो बड़ा हो सकता है। देखो जो मान लिया ये है अपने पास, ये है स्कंद छाल वाला, ये स्कंद है। ठीक है, ये अपने पास स्कंद है। अब इसमें अनेक कलमों को क्या करते हैं, इस प्रकार खांच बनाकर, वेज आकार की खांच बनाकर इनको क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, इससे कम समय में क्या होते हैं, अपन को अधिक पादप प्राप्त हो जाते हैं। जो छाल है या बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसमें वी आकार के छिद्र बनाकर उसमें वेज आकार की कलमों को क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब जो चौथी विधि है वो चौथी विधि के बारे में बात करते हैं और उसका नाम है कलिका रोपण। क्या रोपण, कलिका रोपण, जिसे अपन बर्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्ड ग्राफ्टिंग। जो कलिका है वो पादप का क्या होता है, या तने या शाखा का शीर्षस्थ भाग होता है। क्या होता है, तने या शाखा का शीर्षस्थ भाग होता है। उसको स्कंद में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। देखो इसमें करते क्या है, जो आपके पास स्कंद है, ये मान लिया स्कंद है, क्या है, स्कंद है। अब स्कंद की छाल को इस प्रकार टी आकार में क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, किस आकार में हटाते हैं, टी आकार में हटाते हैं। और टी आकार में हटाने के बाद इसमें कलम को क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। इसको कलम को रोपित कर दिया जाता है और बाद में इस पर जो छाल अपनी हटाई उसको वापस इस स्थान पर लगा दिया जाता है। इसको कसकर बांध देते हैं और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, नया पादप प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी विधियां समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।